हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। आज हम लोग जो आर्टिकल्स था पीआईबी में, द हिंदू में और इंडियन एक्सप्रेस में, जो भी आर्टिकल्स आपके एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट थे उसमें से रिलेटेड जो प्रश्न बन सकते थे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो मुख्य रूप से चर्चा में रहे हैं, जहां से प्रश्न आने की संभावना है। मुख्य रूप से आज जो आर्टिकल्स था उस आर्टिकल्स में सबसे ज़्यादा जो चर्चा रहने वाली जो चीज़ थी, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो था साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो वो सारी चीज़ें भी, और साथ में और भी नेशनल, इंटरनेशनल और साथ साथ इकोनॉमिक से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स आज रहे हैं, द हिंदू हो चाहे वो आपका पीआईबी हो, चाहे वो आपका इंडियन एक्सप्रेस हो, उसमें से जो भी आर्टिकल्स आपके एग्जाम्स के लिए यानी प्रीलिम्स के लिए रिलेटेड होंगे उस पे हम लोग क्वेश्चन के थ्रू, क्विज के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, उसको डिस्कशन करेंगे। तो जल्द से जल्द जुड़िए और शेयर कीजिए, ताकि हम लोग जो है मुख्य रूप से अपना जो करंट अफेयर्स का सेशन जो है और साथ साथ स्टैटिक्स भी हम लोग उसमें कवर करेंगे। जैसे पहला प्रश्न जो है आज का जो आर्टिकल था उसके अनुसार कि डोगरी भाषा में की श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से मरणोपरांत किसे सम्मानित किया गया है। तो पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि यह जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, यह पहली बार कब दिया गया था। पहली बार आप देखेंगे 1955 को दिया गया था, 1955 ईस्वी को दिया गया था। अब ये जब दिया गया तो इसमें क्या दिया जाता है, तो एक सॉल दिया जाता है और साथ साथ 50,000 रुपीज़ दिया जाता है, पत्र दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें पत्र से यहाँ से भी रिलेटेड प्रश्न पूछ सकता है आपको। फिर अगर पूछा जाए कि साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है वह मुख्य रूप से कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो यह 24 भाषाओं में दिया जाता है। अब भाषाओं से रिलेटेड प्रश्न तो इस बार पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि 2024 में अभी लास्ट ईयर जो है जो 5 भाषाएं हैं वो आपके शास्त्रीय भाषा में जोड़े गए हैं, यानी टोटल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या अब कितनी हो गई है, 11 हो गई है। या तो यहाँ से भाषाओं से प्रश्न पूछ सकता है प्रीलिम्स में। तो टोटल 24 भाषाओं में दी जाती है। अब 24 भाषाओं में कौन कौन सी भाषाएं हैं जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, तो वो भाषाएं हैं 22 भाषाएं जो शेड्यूल 8 में है। अब आप बोलेंगे शेड्यूल 8 कौन सा है, तो शेड्यूल 8 यानी अनुसूची 8, अनुसूची 8 संविधान का जो अनुसूची 8 है, अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं शामिल हैं, 22 भाषाएं शामिल हैं, और 2 एक्स्ट्रा और भाषाएं जिसमें क्या दिया जाता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। अभी 2 एक्स्ट्रा जो भाषाएं हैं वो कौन कौन सी भाषाएं हैं, तो 2 एक्स्ट्रा भाषाओं में है, एक है अंग्रेजी और एक है आपका राजस्थानी। ठीक है, तो यह टोटल 24 के 24 भाषाओं में क्या दिया जाता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। तो आपसे स्टेटमेंट भी पूछ सकता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 8वीं अनुसूची में जो भाषा लिस्टेड है उन भाषाओं के तहत ही दिया जाता है, केवल उसी भाषाओं में दिया जाता है, यानी उसमें केवल 22 भाषाएं हैं, तो ऐसा नहीं है। हाँ, अगर ऐसा पूछे कि 22 भाषाएं या 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं उसमें भी दिया जाता है, तो बिल्कुल दिया जाता है। और 22 भाषाएं वो और प्लस 2 भाषाएं जो है अंग्रेजी और राजस्थानी। तो ऐसा अगर स्टेटमेंट बना कर देता है कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वह संविधान के 8वीं अनुसूची के अलावा अन्य भाषाओं में भी दिया जाता है, तो 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं 22 भाषाएं, उनके अलावा भी अन्य भाषाएं जो आपका अंग्रेजी है और राजस्थानी, जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, इसमें भी आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार देखने को मिलता है, यानी दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद एक और पुरस्कार होता है सरस्वती सम्मान, वो 23 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। 23 भाषाओं में सरस्वती सम्मान दिया जाता है और 24 भाषाओं में टोटल क्या दिया जाता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। अब इस जो 24 भाषाएं हैं इसमें से 22 भाषाएं तो 8वीं अनुसूची में आप देखे होंगे। उसके बाद से देखा जाए शास्त्रीय भाषाएं हैं, शास्त्रीय भाषाओं की संख्या हो कितनी गई है, इस समय 11 हो गई है। अभी 2024 में लास्ट ईयर हुई थी, 5 जोड़ी गई थी। ठीक है, अभी इससे पहले कितना था, 6 था। सबसे पहले जो शास्त्रीय भाषा था, पहला शास्त्रीय भाषा वो कौन सा था, तमिल था। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि जो शास्त्रीय भाषाएं हैं वह इसमें इंक्लूडेड है कि नहीं इंक्लूडेड है। ठीक है, ये 5 जो नई भाषाएं जोड़ी गई थी कौन कौन सा उसमें था, पाली था, फिर आपका प्राकृत था, फिर और क्या था, उड़िया था, बंगला था और मराठी था। ये 5 भाषाएं इसमें इंक्लूड इस बार की गई थी शास्त्रीय भाषाओं में। तो टोटल कितनी भाषाएं, 24 भाषाओं में दी जाती है। तो इस बार जो है किस भाषा में दी गई है, डोगरी भाषा में दी गई है। डोगरी भाषा का जो साहित्य लिखा गया है और कौन किन्होंने लिखा है, तो चमन अरोड़ा जी के द्वारा लिखा गया है। अब क्या है उस साहित्य का क्या नाम है, उस साहित्य का नाम है, मुख्य रूप से आप देखेंगे तो उस साहित्य का
साहित्य का नाम अगर आप देख रहे हैं तो एक और अश्वत्थामा करके वो साहित्य है, इसमें दिया गया है। तो साहित्य का नाम अगर आपको लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, उस साहित्य का नाम है एक और अश्वत्थामा। एक और अश्वत्थामा यही साहित्य है जो किस भाषा में लिखा गया है, डोगरी भाषा में लिखा गया है। इसी को इस बार 2024 वाला जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो दिया गया है। और किन के द्वारा ये लिखा गया है, चमन अरोड़ा जी के द्वारा लिखा गया है। तो मरणोपरांत मिला है, ठीक, ये इसको याद रखिएगा। टोटल कितनी भाषाएं मैंने बताया, 24 भाषाएं। कब से दिया जाता है और कैसे दिया जाता है, क्या केवल अनुसूची 8 में ही दिया जाता है या अन्य भी होता है, ये सारी चीजें मैंने बताया आपको। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। इस बार भाषाओं से संबंधित प्रश्न पूछने के चांस ज्यादा है, क्योंकि भाषाओं में जो आपका शास्त्रीय भाषा है वो भी इस बार जुड़ी हैं। लास्ट ईयर 2024 में 5 भाषाओं को जोड़ा गया था और इसमें भी डोगरी में भी दिया गया है जो अनुसूची 8 में है डोगरी भाषा, ठीक है। अच्छा, अगर पूछा जाए आपसे कि शेड्यूल जो 8 है संविधान का, उसमें हिंदी और संस्कृत इंक्लूडेड है कि नहीं है, तो हिंदी और संस्कृत भी इंक्लूडेड है 8वीं अनुसूची में, ठीक ना। भोजपुरी नहीं है उसमें इंक्लूडेड, ठीक ना। और इसमें अंग्रेजी अगर पूछा जाए, राजस्थानी पूछा जाए तो वह उसमें 8वीं अनुसूची में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक। तो इस चीज को भी साथ में याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ अगर चले, अगला प्रश्न है रूमेटाइड आर्थराइट RA किस प्रकार की बीमारी है जो हाल ही में न्यूज में देखा गया था, समाचारों में था, यानी कैसी बीमारी है जिसका नाम है रूमेटाइड आर्थराइट यानी RA। तो ये एक स्वप्रतिरक्षी और सूजन संबंधी रोग है, ठीक है। तो एक ऐसा रोग है, स्वप्रतिरक्षी और सूजन संबंधी रोग है एक, ठीक ना। या ऑप्शन में देखिए कैसा दिया गया, एक वायरल विकार है, फंगल डिजीज है, बैक्टीरिया से संक्रमण से होता है। तो सभी गलत है, केवल बी ऑप्शन आपका जो होगा वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चले, अगला प्रश्न है किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा संसद योजना NYPS 2.0 शुरू की है। तो राष्ट्रीय युवा संसद योजना 2.0 जो है शुरू किया गया है किसके द्वारा, संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया है, संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। अच्छा, सहकारिता मंत्रालय आप बताएंगे कि ये कब इसका फॉर्मेशन हुआ, सहकारिता मंत्रालय का फॉर्मेशन कब हुआ ये आप बताएंगे, ठीक है। अच्छा, BRO की अगर बात की जाए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, तो यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है BRO, किस मंत्रालय के अंतर्गत, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है। अगले प्रश्न पर चले हम लोग। अगला प्रश्न है भारत में इंटरनेट बिग कैट अलायंस IBCA, इसके लिए नोडल एजेंसी कौन सी संस्था है, कौन सा इंस्टीट्यूट जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए नोडल एजेंसी है, ये पूछा जा रहा है। तो नोडल एजेंसी कौन है इसके लिए, इसके लिए नोडल एजेंसी कौन है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है, या वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो है, या राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है, या इनमें से कोई नहीं, कौन है, तो यही है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA, ठीक है। तो NTCA आप बताएंगे NTCA की स्थापना कब हुई और किस एक्ट के द्वारा की गई, NTCA की स्थापना कब और किस एक्ट के द्वारा की गई, और इसका एम क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। NTCA जो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है, इसकी स्थापना कब होती है, किस एक्ट के द्वारा होती है, इसका एम क्या है, और एक प्रश्न आप और भी सर्च करेंगे, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चले। अगला प्रश्न क्या है कि गम्बूसिया एफिनिस जो समाचार में देखा गया था, किस प्रजाति से संबंधित यह है, रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं मच्छर मछली है, मकड़ी है, मेढक है, मधुमक्खी है, किससे रिलेटेड है, मच्छर मछली जो है। अच्छा, आप देखे होंगे ऐसी मछली जो है मच्छर का जो है लार्वा खा जाती है, मच्छरों की लार्वा को खाने के लिए रखा जाता है, तो वही मच्छर मछली है जिसका नाम है गम्बूसिया एफिनिस। अभी समाचार पत्रों में क्यों यह अभी हाईलाइटेड रही थी, कुछ दिन पहले आप देखे भी थे, वह इसलिए हाईलाइटेड थी क्योंकि वह मच्छरों के खाने के साथ साथ जो प्लैंकटन्स होते हैं उनको भी खा जाती हैं, और मुख्य रूप से जो अनदर जो जीव है उनको भी जो है क्षति पहुंचाती है, इसलिए ज़्यादा न्यूज में बनी हुई थी। जैसे आप देखे होंगे इकोलॉजी में एक प्लांट्स होता है जो विदेशी फॉरेन एलियंस प्लांट्स कहा जाता है, वो जब आता है तो जो देशज जो नेशनल जो प्लांट्स होते हैं उनको समाप्त कर देता है, धीरे धीरे अपना जो है एरिया फैलाता है, उसको क्या कहा जाता है, ठीक वैसे उसी तरह का ये भी है। तो ये वास्तव में तो एक तरह से मलेरिया वगैरह ये सारी चीज़ें मच्छर के लार्वा को खाने का काम करती है, लेकिन इसका निगेटिव जो है यही चीज़ें
यह है कि वह अनदर जो यहाँ के इकोसिस्टम उसको जो है हानि पहुंचाती है। ठीक, अब मेढक जो है इसका 3 अवस्था होता है, आपको पता भी है। ठीक है, अगला प्रश्न पे चले। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा सिपाही जाला वन्यजीव अभ्यारण्य। सिपाही जाला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, असम। तो कहाँ पे स्थित है? आपके त्रिपुरा में स्थित है। ठीक ना, तो सिपाही जाला वन्यजीव अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वह कहाँ पे स्थित है? तो त्रिपुरा में स्थित है। अच्छा, त्रिपुरा की अगर बात कहें तो त्रिपुरा का बॉर्डर किससे लगता है? सबसे ज्यादा अगर बॉर्डर इसका लगता है तो किस देश से लगता है? बांग्लादेश से, बांग्लादेश से लगता है। अब भारत के किस राज्य से लगता है? तो 2 राज्यों से आप देखेंगे। जैसे ऊपर अगर आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड है, फिर मणिपुर है, फिर मिजोरम है। ठीक है, तो मणिपुर और मिजोरम से त्रिपुरा का बॉर्डर लगता है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर बांग्लादेश से सबसे ज्यादा, दूसरा जो कंट्री है उससे ज्यादा। ठीक है, हम मेघालय से नहीं। तो त्रिपुरा जो है 3 ओर से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है, याद रखिएगा। असम में क्या है? काजीरंगा है, मानस है, ये सारे। मणिपुर में क्या है? लोकटक झील है। ठीक ठीक, तो इस चीज को याद रखेंगे। मिजोरम जो है बॉर्डर सीमा साझा करता है किसे? म्यांमार से सीमा साझा करता है, और इससे भी करता है आपका बांग्लादेश से भी। ठीक, अगले प्रश्न पे चले। हाल ही में किस देश ने अपने नवीनतम अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन किनलिंग सुविधा का उद्घाटन किया है? तो किनलिंग नाम से ही आप स्पष्ट कर रहे होंगे कि अंटार्कटिका अनुसंधान स्टेशन जो है अभी हाल ही में जो है चाइना ने स्टेबल्स किया है, उद्घाटन किया है। तो किसका है? चाइना का है। ठीक है, अच्छा, भारत का क्या नाम है वहां पे? भारत का जो अंटार्कटिका अनुसंधान स्टेशन है क्या नाम है? बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले प्रश्न पर अगर हम चलें तो ओलिवियर रिडले कछुआ आयुसीएन की किस स्थिति में है? तो एक चीज तो आपको कंफर्म कर लेना चाहिए कि ओलिवियर रिडले जो कछुआ होते हैं ये कहाँ पे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? गहीर माथा में अगर आप जाएंगे, गहीर माथा जो क्षेत्र है जो कहाँ पे पड़ता है? उड़ीसा वाला क्षेत्र में। कहाँ पे? उड़ीसा वाला क्षेत्र में। तो वहाँ पे आप जाएंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे ये जो ओलिवियर रिडले कछुआ होते हैं वो क्या करते हैं? वो अंडे देते हैं, अंडे देते हैं। अंडे दे के फिर ढक के फिर चले जाते हैं समुद्र में। ठीक है, तो यह अंडों से बहुत ज्यादा कछुआ निकलते हैं। तो इसको कहा जाता है क्या है? इसको क्या कहता है? आरीवाडा, आरीवाडा। तो इसको आरीवाडा कहा जाता है। आरीवाडा क्या है? यह सिचुएशन है जब ये जो ओलिवियर रिडले जो कछुआ होते हैं ये अंडे देते हैं। तो अंडे देने के जो इन लोगों की जो समय होती है, गहीर माथा जो बीच होता है वहां पे आके सबसे ज्यादा ऊपर चढ़ के बालू से ढक देते हैं, अंडे भर देते हैं। तो वो वहां पे जब अंडे देते हैं तो और अंडे देके फिर चले जाते हैं। फिर वहां के इनके बच्चे होते हैं वो लड़ते हैं पारिस्थितिकी तंत्र से, फिर वो जाके फिर उसमें समुद्र में धीरे धीरे चले जाते हैं, या फिर से और जो इकोसिस्टम जो सिक्योरिटी है उनके द्वारा ऐसे किया जा रहा है आजकल। तो ओलिवियर रिडले जो कछुआ होता है वह कहाँ पे मुख्य रूप से पाया जाता है? गहीर माथा उड़ीसा वगैरह क्षेत्र में जो है, आप बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में भी देख सकते हैं। और मुख्य रूप से यह एक इसमें एक शब्द आता है आरीवाडा। आरीवाडा एक ऐसा शब्द है जहाँ पे जो यह कछुआ होते हैं ना, मैंने ओलिवियर रिडले जो कछुआ होते हैं वो जब जाके अंडे देते हैं, उन अंडे देने का जो सीजन होता है उसी को कहा जाता है आरीवाडा। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। तो इसका स्टेटस आईयूसीएन में पूछ रहा है कि स्टेटस आईयूसीएन में इसका क्या है? तो क्या है? कमजोर है। ठीक है, वल्नरेबल है। ठीक ना, हाँ, इसको भी याद रखिएगा। ठीक, अगला प्रश्न की तरफ चले। हाल ही में समाचार पत्र में रहा बैतरणा नदी। बैतरणा नदी किस नदी से निकलती है? तो बैतरणा नदी अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से किससे निकलती है? त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों से निकलती है। तो त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? बैतरणा नदी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला है, वैज्ञानिकों ने जंगल में दुनिया का सबसे बड़ा सांप खोजा है। तो कहाँ के जंगल में दुनिया का सबसे बड़ा सांप खोजा गया है वैज्ञानिकों के द्वारा? तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है, अमेजन का, कांगो का, अटलांटिक का, दक्षिण पूर्व एशियाई वर्षा वन का। कहाँ का? कहाँ का? अमेजन वर्षा वन का। तो अमेजन वर्षा वन में दुनिया का सबसे बड़ा सांप हाल ही में अभी खोजा गया है। ठीक है, जो बहुत सारी जो उनकी उसकी सबसे लंबी जो है हड्डियां देखने को मिली है, उस पर रिसर्च चल रहा है। अगला है, समाचार पत्रों में रहा बैड वाटर बेसिन महाद्वीप, यह कहाँ पे स्थित है? बैड वाटर बेसिन जो है यह किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। 4 ऑप्शन उसको दिए गए। अच्छा, एक प्रश्न अगर इसमें से पूछा जाए कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा अगर बड़ा कोई अगर महाद्वीप है तो कौन है? दूसरा प्रश्न, अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए सबसे बड़ा महाद्वीप है तो कौन है? तीसरा कि कंट्रीज एज ए कंट्रीज के हिसाब से, देश के हिसाब से सबसे ज्यादा देश किस महाद्वीप में है? ठीक है, तो आप
कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ पे हो, ठीक है। ये प्रश्न का उत्तर बताइए। बैड वाटर बेसिन महाद्वीप, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप जितना टाइप करते हैं उससे आपको याद होता है, इसलिए मैं बताता हूँ ताकि आप उसमें कमेंट करेंगे तो उसमें आपको याद भी होता जाएगा। तो बैड वाटर, या अगर नहीं याद होगा तो आप सर्च करेंगे, तो कहीं से सर्च करेंगे तो आपके दिमाग में बैठेगा हाँ ये क्वेश्चन कहाँ से कैसे। तो बैड वाटर बेसिन जो है किस महाद्वीप में स्थित है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। अच्छा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आप देखे होंगे कनाडा है, आपका मैक्सिको है, अमेरिका है, ठीक है, क्यूबा वगैरह सारी चीज़ें, तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, ठीक। अगर मैं लेके चलूँ आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, तो ये देख सकते हैं, ये तो आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ये है उत्तरी अमेरिका। यह निकोरागावा है, ग्वाटेमाला है, मैक्सिको है, यूनाइटेड स्टेट है, कनाडा है, और ये आप देख सकते हैं, ठीक। तो ये सब जो है ये किस में है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ, ये हडसन का बे है, मतलब हडसन खाड़ी है, ठीक। तो अगले प्रश्न पे चले हम लोग। अगला प्रश्न है काली टाइगर रिजर्व। काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है बताइए। काली टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, कहाँ पे है? कर्नाटक में, ठीक है। तो कर्नाटक राज्य में है कौन सा टाइगर रिजर्व? काली टाइगर रिजर्व, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में समाचार पत्रों में देखी गई उत्तरी अटलांटिक राइट व्हेल, इसके आईयूसीएन जो है स्टेटस बताना है। तो आईयूसीएन स्टेटस क्या है राइट व्हेल का, ठीक है। राइट व्हेल का, हालांकि यहाँ पे राइट नहीं होना चाहिए, वाइट होना चाहिए। तो आईयूसीएन जो है स्टेटस क्या है इसका? गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, यानी क्रिटिकली, ये क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक ना। तो राइट व्हेल जो है जिसका अटलांटिक में, उत्तरी अटलांटिक में पाई जाती है, यह कैसा है? अटलांटिक में यह क्रिटिकली इंडेंजर्ड के श्रेणी में इसको रखा गया है। तो आज जो पीआईबी या द हिंदू में या इंडियन एक्सप्रेस में जो भी डेटा था, जो भी आर्टिकल था, जो आज से न्यूज़ से रिलेटेड बन सकता था आपके एग्जाम से रिलेटेड, हालांकि और सारे न्यूज़ तो थे, बहुत सारे चीज़ें आप देखेंगे तो पॉलिटिकल न्यूज़ भी थे। तो पॉलिटिकल पे हम लोग जाना नहीं है, डिस्कशन नहीं करना है, और पॉलिटिकल मुद्दा तो आपके एग्जाम से पूछा नहीं जाएगा, कौन कितना सीट पाया, कौन क्या किया, ऐसे, ठीक है। तो वो आपके एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ था वो हम लोगों ने जो है निकाल के ला के आपको बताने का प्रयास किया है, साथ में स्टैटिक्स बताया है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में बिल्कुल उत्तर देने का काम कीजिए, प्रयास कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप उत्तर देंगे उससे आपको एक तरह से जो प्रश्न घूम रहा होगा, या तो अगर आपको नहीं भी याद होगा तो आप सर्च करेंगे, और सर्च करके अगर कमेंट करेंगे तो एक तरह से आपके लिखने के जैसा हो गया, और लिखने के जैसे हो गया इसका मतलब हमेशा अधिकतर जो है याद रहेगा। एग्जाम हॉल में भी अगर आप बैठेंगे तो याद रहेगा कि हाँ इस प्रश्न का ऐसे प्रश्न का ऐसे उत्तर दिया था, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।